गुज़िश्ता मंगल की बात है। रिपोर्ट कार्ड का दूसरा दिन था। रिकॉर्डिंग अमूमन 5 बजे होती है। सुबह 3 बजे वॉक के लिए निकल जाता हूं ताकि 4 सवा 4 वापस आकर 5 बजे तक तैयार हो सकूं। 3:08 पर अबरार का फ़ोन इब्न सहरा के फ़ोन पर आया। क्योंकि मैं सेल फ़ोन नहीं रखता, मैंने मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद शाम का प्रोग्राम पूछा तो बोला शाम को ही बताऊंगा। मुकर्रा वक्त पर वापसी और रिपोर्ट कार्ड की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो पहली ब्रेक होते ही मैंने अपने मुलाजिम से कहा, चैप्टरम यार, अबरार साहब को कॉल करके आने ना आने का पूछो। दूसरी ब्रेक के दौरान चैप्टरम ने बताया फ़ोन किया था। मुलाजिमा ने बताया कि अबरार साहब गिर गए थे, बाजी ड्राइवर उन्हें हस्पताल लेकर गए हैं। हल्का सा झटका लगा। बात ख़त्म। प्रोग्राम शुरू हो गया, जिसके ख़त्म होने पर अहले खाना और आसिफ इफ़ान समेत दीगर दोस्तों ने मरहलावार मुझे बताया कि अबरार भाई जानलेवा हार्ट अटैक के नतीजे में गिरे थे। नमाज जनाजा आज ही होगी। 50 साल की दोस्ती एक लम्हे में खाक हो गई और मैं पत्थरा सा गया। न कोई आंसू न कोई लफ्ज़। पत्थर की तरह मैंने तेरा सोग मनाया, दामन न किया चाक, कभी बाल न खोले। अबरार और मेरी दोस्ती रेडी पर हुई थी, जो मैंने घर छोड़ने के बाद मॉडल टाउन में उस जगह लगाई जहां आज 1B के सामने मॉडल टाउन पार्क का मेन गेट है। रेडी के बाद मैंने वो दुकान भी ले ली जिसके सामने रेडी के लिए जगह किराए पर ली थी। कारीगर ढूंढा और वहां तिक्के कबाब भी शुरू कर दिए तो रश बहुत बढ़ गया। रेगुलर कस्टमर्स में निकलते कद का हैंडसम सा लड़का भी था जिसका गिरेबान खुला और गले में सोने की जंजीर होती। ये अबरार था जो अब्दुल कादर रोपड़ी मरहूम के बेटे आरिफ रोपड़ी, मुहतशिम, रियाज चोचा और इनामुर रहीम वगैरह के साथ आता। इन सब से दोस्ती हो गई, लेकिन अबरार के साथ ताल्लुक ऐसा कि मेरी अहलिया उसे अब्बा और बच्चे नानो कहते थे। मैं उसे रेडी का मुसलसल मुनाफा और वो मुझे ज़िंदगी भर की कमाई कहा करता। अभी चंद हफ्ते कबल मियाँ हबीब ने एक निजी टीवी चैनल के लिए मुझे इंटरव्यू किया, जिसमें बेलीपुर की हांसी हवेली से लेकर शहर वाले घर और न्यू कैंपस की कैंटीन और क्लासरूम से लेकर रेडी वाली जगह तक सभी कुछ शामिल था। रेडी वाली जगह पर बैठकर मियाँ हबीब ने मेरे साथ अबरार का इंटरव्यू भी किया, जिसमें उसने बहुत से राज अफशा कर दिए। वो अजीब आदमी था जो किताबों का आशिक, ज़ख्मी लोगों का मुआलिज और अपने हासदों के लिए भी लजपाल था। जो लोग उसे डसते रहे वो वक्ते ज़रूरत उनके ज़ख्मों पर भी मरहम पट्टी करता रहा। वो भुट्टो का आशिक था जिसने भुट्टो की फांसी पर रोने से इनकार करते हुए कहा, जिस दिन भुट्टो का एहसान फरामोश कातिल खुद कत्ल होगा उस दिन रोऊंगा और घर में जो कुछ होगा ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दूंगा। फिर जब टीवी पर उसने गुलाम इसहाक खान का ये ऐलान सुना कि ज़ियाउल हक का त्यारा फिज़ा में फट गया, तो वो रात भर भुट्टो के सोग में रोता रहा और घर में जो कुछ था गरीबों में बांट दिया। बड़ा बेटा चीको अब नामवर आर्किटेक्ट है, तब बच्चा था जब 86 में बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी काट कर लाहौर आई। एयरपोर्ट से दाता दरबार तक वाकई इंसानों का समंदर था, जहां छोटे से बच्चे को लेकर जाना पागलपन के सिवा कुछ न था, लेकिन वो ऐसा ही था। नन्हे चीको को कंधे पर बिठाकर उसे बेनज़ीर दिखाता और चिल्लाता रहा, देखो वो बेनज़ीर है, भुट्टो की बेटी बेनज़ीर है, चीको देखो वो बेनज़ीर है। वो वाकई बेनज़ीर था। आज की मुनाफ़कतों, गलाजतों और निजास्तों से बहुत दूर बेहद उजला आदमी, पाकीज़ा रूह। हम दोनों लड़ते बहुत थे। हमारा तकिया कलाम भी एक ही था, ओ छड़ तेनू की पता। बीना भाभी अक्सर कहती, अजीब दोस्त हो आप लोग, जब देखो लड़ रहे होते हैं। मुझे कालम निगार बनाने में भी उसका किरदार कलीदी था। मैं उन दिनों कैसे अखबार का एडिटर था जो अच्छा महंगा कॉलम निगार अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक दिन मैंने बातों बातों में इस मसले का जिक्र किया तो हैप्पी आवर्स के दौरान चमक कर बोला, तुम्हारे हाथों को मेहंदी लगी हुई है, होनक आदमी खुद क्यों नहीं लिखते? 1.5-2 साल पहले अचानक मुझसे पूछा, तुम दुआ पर बहुत यकीन रखते हो, कभी अपने लिए दुआ मांगी? मैंने कहा हाँ। तो कहा, मुझे भी बताओ, अच्छी लगी तो अपने लिए भी वही दुआ मांगा करूंगा। मैंने कहा, यार मैं तो रब से अपने लिए सिर्फ एक ही दुआ मांगता हूं, अ पेनलेस एंड पीसफुल एग्जिट। तड़प के बोला, वाह सुभान अल्लाह, हमारे बुजुर्ग भी यही दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह किसी का मोहताज ना करना, चलते फिरते बुला लेना। उसकी सुनी गई कि बहुत ही उजला
اور پاکیزہ شخص تھا۔ وہ نہ سن سکے گا تری صدا، جو چلا گیا اسے بھول جا، لیکن خود کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟